नमस्कार। आज अपन चर्चा करने वाले हैं डार्क ऑक्सीजन के बारे में। डार्क ऑक्सीजन के बारे में ये अपनी एक न्यूज़ ट्रेंड कर रही है अभी के समय। ठीक है, डार्क ऑक्सीजन की अभी समुद्र में खोज हुई है। कहाँ पर खोज हुई है? तो वो अपनी जो खोज हुई है वो हुई है मेक्सिको के पश्चिमी तट पर। एक क्षेत्र है क्लेरियन क्लिपर्टन जोन। कौन सा क्षेत्र है? क्लेरियन क्लिपर्टन क्लिपर्टन जोन। इस जोन के अंदर क्या हुआ है? एक खोज हुई है इस क्षेत्र में। ये जो क्षेत्र पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? तो ये सारा क्षेत्र अपना पड़ता है मेक्सिको के पश्चिमी तट पर। मेक्सिको के पश्चिमी तट पर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर पश्चिमी तट के ऊपर खोज हुई है और ये खोज स्पेशल हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और विज्ञान से संबंधित हमारे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो डार्क ऑक्सीजन क्या होती है? तो आप ये याद रखिए कि डार्क ऑक्सीजन, सबसे पहले आपको ऑक्सीजन के बारे में पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का निर्माण किस तरीके से होता है। तो सब लोग जानते हैं ऑक्सीजन का जो निर्माण होता है हमारा किस चीज़ से होता है? पेड़ पौधों द्वारा। पेड़ पौधों द्वारा, पौधे मान लो, और क्या मान सकते हो आप? शैवाल मान लो, और क्या मान सकते हो आप? ये मान लो कुछ बैक्टीरिया है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया है। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? ये सब हमारे ऑक्सीजन का निर्माण करने का काम करते हैं। ये CO2 को एक्सेप्ट करते हैं। CO2 को तो क्या करते हैं ये तीनों जने? ये मान के चलो आप, CO2 को तो, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड को तो ये ग्रहण करते हैं। ठीक है, और पानी को भी ये ग्रहण करते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, इन दो चीज़ों को ये ग्रहण कर लेते हैं और बाद में जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? वो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन का इस तरीके से निर्माण होता है, पेड़ पौधों के द्वारा इन चीज़ों का ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है। और इन पेड़ पौधों के द्वारा ज़्यादातर ये बताया जाता है कि ऑक्सीजन का निर्माण तभी संभव हो पाता है जब सूर्य की रोशनी या फिर कहें प्रकाश, या फिर कहें तो आप ये मान सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की ज़रूरत पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण के बिना क्या नहीं हो सकता? ऑक्सीजन का निर्माण नहीं हो सकता। अभी तक विज्ञान का यही मानना रहा है। लेकिन डार्क ऑक्सीजन की बात की जाए तो ये गहरे समुद्र के अंदर, ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर खोज हुई है गहरे समुद्र के अंदर, जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पा रही, उस क्षेत्र में भी क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। और वो किस तरीके से हो रहा है, यह विज्ञान के लिए एक आश्चर्य की बात रही है। ठीक है, तो इसी की चर्चा अपन करें तो इसका जो कॉन्सेप्ट क्या रहा है उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में खोज हो रही है। अब मैं आपको बताऊं कि समुद्र तल के अंदर कुछ पिंड पाए जाते हैं, कुछ टुकड़े पाए जाते हैं, पत्थर के आकार के मान सकते हो आप, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? जिन्हें क्या कहा जाता है? फेरोमैग्नीज पिंड या फिर फेरोमैग्नीज नोडुल कहा जाता है। फेरोमैंगनीज पिंड। ठीक है, पिंड कह लो या फिर इनको नोड्यूल कह लो। ठीक है, ये नोड्यूल जो है वो गहरे समुद्र में पाया जाता है। गहरे समुद्र में पाया जाता है और गहरे समुद्र में ये फेरोमैग्नीज पिंड पाए जाते हैं। ये इन पिंडों की बात की जाए तो ये पिंडों का जो निर्माण हो रहा है वो किस चीज़, कौन सी धातुओं से हो रहा है? इनमें कई सारी धातुएं हैं जिनमें से हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है लोहा। ठीक, और दूसरा हमारा हो जाता है मैग्नीज। तो ये इसके अंदर फेरोमैग्नीज पिंड के अंदर उपस्थित होती है। छोटे छोटे, जैसे आप ये मान के चलो, ये आलू के आकार के, इतनी बड़ी साइज के होते हैं, आलू के आकार की साइज के ये छोटे छोटे पिंड गहरे समुद्र तल में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये जो पिंड है ना, ये क्या काम कर रहे हैं? ये पिंड क्या काम कर रहे हैं? तो ये पिंड इलेक्ट्रोसिस को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोसिस की घटना को बढ़ाते हैं। ये पिंड इलेक्ट्रोसिस की घटना को बढ़ा रहे हैं और इसी कारण से यहाँ पर ऑक्सीजन के जो
निर्माण होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उत्पन्न हो रहे हैं, इलेक्ट्रोसिस को बढ़ा रहे हैं। अब इलेक्ट्रोसिस को ये बढ़ा रहे हैं ना, तो आप ये मान के चलिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उत्पन्न होएगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि ये विद्युत आवेश में जो उत्पन्न करने वाले जो इलेक्ट्रोसिस होते हैं, इनको बढ़ावा देते हैं फेरोमैग्नीज पिंड, और इस इलेक्ट्रोसिस को बढ़ावा देते हैं, इलेक्ट्रोसिस को बनाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है। इन दो चीजों का निर्माण हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आप क्वेश्चन लगा लीजिए, इलेक्ट्रोसिस की घटना जो होती है वो क्या होती है, इसके बारे में आप गूगल पर एक बार सर्च कीजिएगा और ढूंढिएगा कि ये क्या होती है इलेक्ट्रोसिस की घटना, ठीक है। अब फेरोमैग्नीज पिंड के द्वारा इलेक्ट्रोसिस की जो काम हो रहा है, इलेक्ट्रोसिस को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है। ऐसी बात हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बताई जा रही है। कई सारे वैज्ञानिक हैं इस दुनिया में, उनके द्वारा ये बात बताई जा रही है। मैक्सिको के पश्चिमी तट पर ये क्षेत्र है जहाँ पर हमें ये घटना देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो फेरोमैग्नीज पिंड है, ये आपको पता ही है धातुएं हैं, और धातुओं को तो इंसानों ने कहीं नहीं छोड़ा, चाहे समुद्र हो चाहे कहीं भी हो, इंसानों ने इन धातुओं को तो पूरा का पूरा बाहर निकालने की कोशिश की है और अपने काम में लेने के लिए कोशिश की है। तो अब मुझे ये बताइए कि यदि इन पिंडों को बाहर निकाल लिया जाए, इन धातुओं को यदि बाहर निकाल लिया जाएगा समुद्र तल से, तो क्या समुद्र तल में ऑक्सीजन का निर्माण हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और यदि ऑक्सीजन का निर्माण नहीं हो पाएगा तो आप ये मान के चलो कि समुद्र तल में, गहरे समुद्र तल में जो जीव रहते हैं उनका मरना निश्चित है, वो मर जाएंगे, और हमारा समुद्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमें समुद्र की ज़्यादा कुछ जानकारियाँ उपलब्ध नहीं है वैज्ञानिकों को, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, फेरोमैग्नीज पिंड, फेरोमैग्नीज नोड्यूल, जो ऑक्सीजन का निर्माण करने के अंदर सहायक हैं, ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। अब खतरों की बात कर लेता हूँ। खतरा, चलो ठीक है, बन रहा है, बढ़िया बात है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अच्छा ही है, समुद्री जीवों के लिए तो अच्छा ही है, जिनको गहरे समुद्र तल में ही ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाती है, ठीक है, ऐसी अपन कह सकते हैं। तो आप ये मान के चलो खनन की वजह से खतरे कितने हो गए? खतरे आप ये मान के चलो, समुद्री पर्यावरण को नुकसान होएगा, समुद्री पर्यावरण को नुकसान। और क्यों होगा? क्योंकि अपन यदि खनन करेंगे तो, और खनन के लिए आपको पता ही है सभी देश लगे हुए हैं, कोई कहाँ पूरे समुद्र को घेर रखा है, उनमें से भी धातुओं को निकाल लेंगे, गैसों को निकाल लेंगे, सब कुछ निकाल लेंगे। तो गहरे समुद्र में भी वैज्ञानिकों ने इनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं हर जगह पर, ठीक है, जिसमें से हमारा भारत का नाम भी देखने को मिल जाता है। तो खनन के कारण गहरे समुद्र में जो, एक बात और, खनन यदि हो रहा है तो पहला तो रीज़न ये हो गया, दूसरी घटना ये हो गई, समुद्री, गहरे समुद्र में जो जीव रहते हैं, गहरे समुद्र, ये समुद्री जीव नष्ट हो जाएंगे, ठीक है, नष्ट हो जाएंगे या फिर विलुप्त हो जाएंगे यदि अपन ने खनन का काम किया तो ये हमारा समुद्री से संबंधित दूसरा खतरा हो जाता है, ठीक है। और यदि अपन खनिजों को वापस बाहर निकाल लेंगे तो और भी कई सारे ऐसे खतरे उत्पन्न हो सकते हैं जो आप सोच सकते हैं कि सबसे पहला खतरा तो ये हो गया, खनन के कारण समुद्री पर्यावरण को नुकसान होगा, गहरे समुद्री जो जीव है वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। और सबसे खास बात ये कि जल, जो हमारा समुद्र है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र है, उसमें जो गतिविधियां होती है, उस गतिविधियों के लिए लाइसेंस कौन देता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है कि समुद्री गतिविधियों के लिए, चाहे वो खनन के लिए हो, चाहे वो कुछ और चीज़ के लिए हो, तो समुद्री गतिविधि
के लिए अनुमति कौन देता है? बताइए, आपको यदि पता है तो। समुद्री गतिविधि के लिए अनुमति कौन देता है? तो यह एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन की ही संस्था होगी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? अंतरराष्ट्रीय, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण। समुद्र तल प्राधिकरण। इस संस्था के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय समुद्र के अंदर कुछ गतिविधि करेंगे, कुछ खनिज को खोजने की कोशिश करेंगे या फिर कुछ भी अपनी गतिविधि करेंगे, तो इस संस्था से हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा ये डार्क ऑक्सीजन हो जाता है, जो किस वजह से निर्माण हो रहा है इसका? फेरोमैग्नीज पिंडों के कारण इसका निर्माण हो रहा है डार्क ऑक्सीजन का। बिना सूरज की रोशनी के, बिना प्रकाश संश्लेषण की घटना के भी ये पॉसिबल हो रहा है। वैज्ञानिकों के लिए यह सबसे आश्चर्य की बात है। अब तक हम यह मानते आ रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन बनाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन डार्क ऑक्सीजन जो बन रही है वो बिना प्रकाश संश्लेषण के बन रही है, और इस पर अब रिसर्च शुरू हो चुका है। स्कॉटिश कंपनियां जो है वो भी इसके अंदर काफ़ी सारी रिसर्च करने को तैयार हो चुके हैं, और सब देश इस पर रिसर्च करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आगे की जो अपडेट होगी वो अपन फिर कभी बात करेंगे जब कोई अपडेट हमारे पास आएगी। ठीक है, डार्क ऑक्सीजन क्या है ये चीज़ आज अपन ने जानी है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।